हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा अभी लास्ट वीक बहुत रही और जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि अभी लास्ट वीक भारत सरकार द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। तो इसकी आज हम लोग मुख्य मुख्य बातें देखेंगे, खास खास बातें जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे UGC नेट है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है ये। जैसे कि आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक टॉपिक ये है, और दूसरा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के जो ड्राफ्ट की मंजूरी मिली है। तो इस नज़रिए से क्या है कि ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं अगले आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसकी मुख्य मुख्य बातें हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो NRA है वो चर्चा में क्यों है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको किसने पास किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, यानी कि मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और अगला पॉइंट है, प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, CET। अब आगे देखिए क्या है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो देखिए, वर्तमान स्वरूप क्या है एग्ज़ाम्स का, आपको पता होगा कि इस समय मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं। IBPS अलग एग्ज़ाम लेता है, बैंक के एग्ज़ाम अलग होते हैं, रेलवे के अलग होते हैं, नीट के अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के अलग होते हैं। इस तरीके से क्या है कि जितने ज़्यादा सेक्टर्स हैं उतने उतने ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। अगला पॉइंट है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए परीक्षा देते हैं। देखिए, ये लेटेस्ट डेटा है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट्स जो हैं वो हर साल लगभग 1,25,000 भर्तियों के लिए परीक्षा देते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से कॉमन पात्रता परीक्षा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। CET स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि देखिए, अब केवल एक कॉमन टेस्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसी के आधार पर जो कैंडिडेट है, जो परीक्षार्थी है, वो अपनी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप B और C यानी कि जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, पद हैं, पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। यानी अभी हाल फिलहाल क्या होगा कि जो NRA है उसमें ग्रुप B और ग्रुप C जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, केवल उनके लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में जो कर्मचारी चयन आयोग है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC आपने सुना ही होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है। यानी कि अभी देखिए, शुरुआत में जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके अंतर्गत 3 संस्थाओं के परीक्षाओं को रखा गया है, SSC, RRB और IBPS, यानी कि केंद्र की नौकरियां हैं, IBPS है, बैंक की नौकरियां हैं, और रेलवे की भर्तियां हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाद में इसके अंतर्गत और भी परीक्षाएं शामिल की जा सकती हैं। यानी कि शुरुआत में केवल हम 3 सेक्टर्स के एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद और भी ज़रूरत पड़ने पर एग्ज़ाम्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम इसके अलावा होते हैं, उसको भी। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में SSC, IBPS और RRB के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर परीक्षा 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि इस परीक्षा को जो लेवल होगा वो 3 लेवल होगा, यानी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल UG, दूसरा है उच्चतर माध्यमिक लेवल 12th पास के लिए, और तीसरा है मैट्रिक लेवल यानी 10th पास के लिए। यानी सिंपल सा कहें तो 3 लेवल कौन कौन से, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है आपका, देखिए, हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां IBPS, RRB और SSC यथावत रहेंगी,
अभी देखिए जो वर्तमान में ये जो IBPS है, RRB है और SSC है, इनको कोलैप्स नहीं किया जाएगा, ये अभी जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। जब धीरे 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 ये NRA जो है एकदम अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हो सकता है कि इनको जो है IBPS, RRB और SSC को फिर कोलैप्स कर दिया जाए, लेकिन अभी जो है इनका स्वरूप बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका देखिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा का आयोजन अलग अलग विशेष टीयर 2 एंड टीयर 3 के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि CET के स्कोर पर क्या है कि आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसी के आधार पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसी के आधार पर होगा, और जो टीयर 2 एंड टीयर 3 के लिए जो सिलेक्शन होगा वो आपका CET के स्कोर के आधार पर जो स्क्रीनिंग की जाएगी उसके देखते हुए किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतिम चयन परीक्षा को संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन की बात होगी तो जैसे आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किसके हाथ में होगा, वो बैंक के हाथ में होगा। यानी कि एक तरीके का कह लीजिए प्री और मेंस, जैसे CET आपने दिया तो वो आपका एक तरीके का प्री हो गया, यानी एंटर करने का एक द्वार हो गया, एंट्री गेट। उसके बाद फाइनल वाले कमरे में मेन ऑफिस में पहुंचने के लिए आपको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी जो कि वो संबंधित एजेंसी कराएगी, जैसे IBPS है, RRB है और क्या है आपका SSC है। उस फाइनल जो भर्ती है वो उसके हाथ में रहेगी। CET के लिए क्या है देखिए अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम कॉमन होगा। देखिए कॉमन पाठ्यक्रम एक यही देखिए मेन इसका पॉइंट है कि एक कॉमन करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा बच्चों के लिए। जैसे अभी देखिए क्या है कि IBPS का सिलेबस अलग है, यानी कि बैंक के एग्ज़ाम्स का सिलेबस अलग है, तो RRB के सिलेबस अलग हैं, तो SSC का सिलेबस अलग है। लेकिन अब क्या है इन सभी को कंबाइन करके एक फॉर्म में ले आया जाएगा और इसी में IBPS, RRB, SSC सभी के सिलेबस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा और एक कॉमन पाठ्यक्रम बना लिया जाएगा। अब देखिए इसका लाभ क्या है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका हमें क्या लाभ होगा। तो अगर हम लाभ की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा। अभी क्या है कि देखिए परीक्षार्थियों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, 200, 250, 500 किलोमीटर से किसी का दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम पड़ रहा है, तो यानी क्या है अब प्रत्येक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा। दूसरा है इसका सीधा लाभ गरीब परीक्षार्थियों को होगा। अब देखिए गरीब परीक्षार्थियों को कैसे इसका सीधा लाभ होगा, क्योंकि गरीब परीक्षार्थी जब किसी का सेंटर किसी दूसरे गांव शहर में जाता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो उसका क्या है खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, और यानी कि जितने का वो एग्ज़ाम नहीं देता है उससे ज़्यादा वो आने जाने में खर्च कर देता है, खाने पीने में खर्च कर देता है। अगला पॉइंट है आपका क्योंकि वर्तमान प्रणाली में इन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है। अब देखिए एक फ़ायदा क्या है कि वर्तमान सिस्टम जो क्या है कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग परीक्षाएं कराती हैं, तो परीक्षार्थी को हर एक परीक्षा में बैठना पड़ता है। जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, NRA आ जाएगा, तो क्या है कि सभी भर्तियों के लिए केवल परीक्षार्थी को एक ही परीक्षा देनी होगी। इससे उसके टाइम की बचत होगी, धन की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, उसके रिसोर्सेज की बचत होगी, उसकी मेहनत की बचत होगी। अगला देखिए क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET परीक्षा के कारण परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीज़ों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, ये मैंने बता ही दिया। एकल परीक्षा से परीक्षार्थियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। बिल्कुल सही बात है कि जब एक ही परीक्षा होगी तो सीधे सीधे फाइनेंशियल जो प्रेशर है बच्चों पर कम होगा, ये समझ में आ रहा है। अब अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या है, परीक्षार्थियों का CET स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। ये पॉइंट देखिए समझने वाला है कि जो CET का स्कोर है, जो रिज़ल्ट आपका आएगा, वो जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वहाँ उस दिन से 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। जैसे कि देखिए इस समय UGC नेट JRF आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो JRF का अवार्ड लेटर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। अगला क्या है देखिए CET में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब देखिए जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें
आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए आपका स्कोर नहीं अच्छा आ पाया है तो आप बार बार एग्ज़ाम देकर अपने आप को रिफ्रेश और रीडिफाइन कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा के लिए किए गए प्रयास ऊपरी आयु सीमा के अधीन होंगे। देखिए वही एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन, जैसे कि SC ST हैं, OBC छात्र हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन तो पहले से दी जाती रही है। तो यही लिखा है कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार छूट दी जाएगी। यानी अपर एज लिमिट का ख्याल रखते हुए आप जितना चाहे उतना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जितनी बार चाहे उतना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CET का आयोजन विभिन्न भाषाओं में किया जाएगा। देखिए एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है वो 12 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। जैसे CET परीक्षा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने क्या देखा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है CET, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और इसे अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं UGC नेट की भी डेट आ गई है, तो आराम से टाइम मैनेजमेंट कर पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।